यस, ठीक है। एंड शेयर व्हाइट बोर्ड, आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो हमने आपको बताया था कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो अब इन 4 क्वांटम नंबर्स में से 1, 2, 3 और 4 4 नंबर है। 1 2, 1 2 3 और 4। एक है N, एक है L, एक है M और एक है S। ठीक है जी, NLMS। ठीक है। अब NLMS में इससे छोटा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा। सो N की वैल्यू जो थी वो थी 0 1 2 3 4, और L की वैल्यू क्या है? ये 0 नहीं हो सकती। L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2। इसके लिए हमने इसको बताया था कि ये S है, ये S, ये P, ये। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? जी चली गई थी क्या? पिछली क्लास में चली गई थी क्या अभी? ठीक, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ठीक, थैंक यू। So where we were with this N, L, M and S. And I have already told you N की वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड L की वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो हम आपको बता रहे थे कि फर्स्ट शेल में होगा 1S, 2 में होगा 2S 2P, और इसमें होगा 3S 3P 3D, और ये होगा 4S 4P 4D और 4F। क्योंकि क्योंकि N की वैल्यू 4 के लिए L की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3, यानी कि S P D F। ठीक है जी। सो अगर आपको N की वैल्यू पता है, अगर आपको N की वैल्यू पता है, ठीक है, दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करें आप, है ना। अगर आपको N की वैल्यू पता है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या हो सकती है। मान लेते हैं मैं 4th शेल में हूं, तो N की वैल्यू 4 है, तो L की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3। 0 मतलब 4S 4P 4D 4F। तो वो सेल तो कम से कम एक होगी, पहली सेल होगी। भाई N क्या दिखाता है? N बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज कॉल्ड N, एंड N कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है। पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होगी 1 2 3 4, ऐसी तो होगी। एग्रीड? सो N कैन नेवर बी इक्वल टू 0। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, इसमें तो कोई डाउट बचना नहीं चाहिए अभी तक मेरे ख्याल से। अब बचेगा L की वैल्यू। L क्या है? L बताता है सबशेल। तो L की वैल्यू तो हमने, और L की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए उसका नंबर रख दिया कि 0 टू N-1। अगर N 4 है तो L 3 ही बनेगा।
अगर n 3 है तो l 2 तक ही जाएगा, अगर n 2 है तो l 1 तक ही जाएगा, और अगर n 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। वैल्यू 0 होगी मतलब l 0 नहीं होगा, l की वैल्यू 0 होगी। जो नाम रख लेते हैं ना किसी बच्चे का, हम घर में 0 बच्चा है भाई, पढ़ने में लिखने में लायक है, 0 बच्चा, ऐसे। दोबारा समझते हैं एक बार और, कि अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, आवाज आ रही है ना आपको, l इज इक्वल टू 0, तो 1 s। क्लियर? तो एक ही सब शेल है, इसका नाम है 1 s। इफ n इज इक्वल टू 2, देन n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 और 1, और आई कैन से 2 s, 2 s और 2, अगर हम बता रहे हैं आपको l की वैल्यू है 0 और 1, तो ये हो जाएगा 2s, इसको लिखेंगे 2p। तो सेकंड शेल में दो सब शेल हैं, 2s और 2p। तो सेकंड शेल, अभी देखते, थर्ड शेल देख लेते हैं। इफ n की वैल्यू है 3, तो l की वैल्यू हो जाएगी साहब 0, 1 और 2। इन दोनों को मिला के बन गया 3s, इन दोनों को मिला के क्या बन गया 3p, इन दोनों को मिला के क्या बन गया 3d। तो शेल नंबर 3 में 3 सब शेल हैं। कौन कौन सब शेल हैं जी? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? 3s, 3s भी है, और 3p भी है, और 3d भी है। तो शेल नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, 3s, 3p एंड 3d। अब आगे देख लेते हैं। n की वैल्यू है 4, तो l की वैल्यू क्या हो जाएंगी जी 0, 1, 2 और 3। तो अब 4s, 4p, 4d और 4f। तो शेल नंबर 4 में 4 सब शेल हैं, s, p, d, f। शेल नंबर 3 में 3 है, 3s, 3p, 3d। शेल नंबर 2 में 2 हैं, 2s और 2p। और शेल नंबर 1 में तो एक ही सब शेल, इसको बोलते हैं 1s। ठीक है जी? तो सेल नंबर 1 में एक ही सब शेल है, सेल नंबर 2 में 2 सब शेल है, सेल नंबर 3 में 3 सब शेल है, सेल नंबर 4 में 4 सब शेल, लेकिन वैल्यू 3 तक ही जाएगी। सो व्हाट आई वांट टू से कि एल, व्हाट आई वांट टू से, एल एल इज इक्वल टू 0 टू n-1। एल की वैल्यू कभी भी, एल इज ऑलवेज लेस देन एन। ये क्लैरिटी बनी कि नहीं आपको, कि हर शेल में कुछ सब शेल होगी, तो उसका शेल नंबर देख करके आपको सब शेल नंबर निकालना आना चाहिए। एग्रीड? ठीक है। सो वंस यू नो शेल नंबर, देन यू नीड टू बी एबल टू फाइंड सब शेल नंबर। सो अगर कोई बोलता है आपको जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 2d में, अब 2d तो पॉसिबल ही नहीं है ना,
क्योंकि डी का नंबर हो गया 3, नहीं 2 हो गया, डी का नंबर हो गया 2 और 2D, यानी कि N भी 2 और D भी 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए नंबर ऑफ सब शेल की, मींस यू नीड टू एबल टू फाइंड कौन सी सब शेल कौन से शेल में मिलती, सिर्फ एफ है तो एफ तो 4 में मिलेगी, 1 में 2 में 3 में तो मिलेगी नहीं। हिमांशु, भी समझ में आ गई ना बात? तो हमें पता लगाना है कि शेल नंबर क्या है, सब शेल नंबर क्या है। ठीक है, ये सीधा है ना, तो हमको पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, आगे चले। अब आपको एन आ गया है, एल आ गया है, अब हम बात करेंगे एम की। एम की वैल्यू क्या है जी? एम होता है -L से +L थ्रू 0। मतलब 0 से आप +L तक बढ़ सकते हो, आप -L तक भी बढ़ सकते हो। तो -L टू +L थ्रू 0, दोबारा लिखूंगा, m इज इक्वल टू -L टू +L थ्रू 0 इफ, क्या कहता है, अगर L की वैल्यू 1 है, अगर मान लो L की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर L की वैल्यू इफ L इज इक्वल टू 1, सो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से +1 और 0। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू जाएगी -L 0 प्लस, दोबारा समझाता हूं, इफ N की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू, ये तो गलत हो गया ना क्वेश्चन, L कैन नेवर, N कैन नेवर बी 0, है कि नहीं बच्चों? N तो कभी 0 हो नहीं सकता ना। अनुज, समझ में आई ना बात? ये काजल 0 होगी, मतलब 0 नाम होगा उसका। मतलब हम कहते हैं बच्चा 0, तो बच्चा है, बच्चे की गिनती 0 नहीं होगी, बच्चे का नाम 0 है। एग्रीड? पहले तो आपको समझ में आया कि N कभी 0 नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो शेल नंबर 0 नहीं होगा ना। ठीक है, फिर आपको आया सब शेल। अब सब शेल क्या बताऊंगा? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या बताऊंगा? स्पिन। तो 4 चीजें हैं, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन। तो शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, स्पिन, 4 चीजें। ठीक है, दोबारा बताऊंगा, है ना, दोबारा बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। सो एल की वैल्यू अगर 1 है, सो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 +1। if L is equal to 0, then M is equal to 0. If L is equal to 2, then M is equal to -2, -1 0 +1 +2। समझते हैं दोबारा? if
नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते आप। आपको प्लस प्लस वन लिखनी है, प्लस वन और माइनस वन दो है इसमें, एल खाली वन नहीं है। एल की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, पर एम की वैल्यू तो होगी -1, 0 +1 +2 +3 -2 -3। आपको एम की वैल्यू में साइन लगाना है भाई साथ में, ठीक है ना? क्लियर हुई ना बात? ये एम की वैल्यू में या तो साइन माइनस का होगा, या प्लस का होगा, या वो 0 होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्लस का साइन नहीं लगाया, लगाना है। ठीक है, अभी दोबारा समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहता है, अभी हमने ये निकाला कि शेल में कितनी सब शेल्स होती हैं, इसमें क्लियरिटी आ गई सबको? काजल, तो आपको पता चल गया कि शेल में आपको सब शेल निकालना आ गया। अब आपको सिखाऊंगा सब शेल में से ऑर्बिटल निकालना, और फिर सिखाऊंगा ऑर्बिटल में से स्पिन निकालना, और फिर रिवर्स सिखाऊंगा कैलकुलेशन। ठीक है, देखो जी, इफ L is equal to 0, I can say M is equal to 0. If L is equal to 1, I can say -1, 0, +1। तो शेल सब शेल नंबर 0 में एक ही ऑर्बिटल, इसका नाम 0 है। शेल नंबर 1 में तीन तीन ऑर्बिटल है, -1, 0 और +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1। ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2। सो आई कैन से कि m इज इक्वल टू 2l +1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू में 0 +1, यानी कि 1। देख भाई, l की वैल्यू अगर 0 थी तो एक तो थी ना भाई, गिनती में एक है, नंबर 0 है। यहाँ पर क्या है, एल का नंबर 0 है, पर गिनती में तो एक है ना ये, ऐसी ये भी। इफ m इज l इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और आई कैन से दिस। अगर हम सेकंड सेल की बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? -1, 0। ठीक है, दोबारा समझेंगे। इफ n इज इक्वल टू 3, so n is equal to 0, 1, so m is equal to 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1।
अगर आपके थर्ड शेल में हो तो थर्ड शेल में 3 सब शेल हुई, क्लियर हुई की बात नहीं यशिका? कि अब ये क्लियर है कि इस शेल में 3 सब शेल हैं। अब ये क्लियर हो गया कि पहली सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, दूसरी में 3 है, और तीसरी सब शेल में यानी कि इस 2 में 5 है। तो टोटल सब शेल कितनी हो गई भाई? यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5। तो कहना ही चाहिए कि सेल नंबर 3 में एल की वैल्यू हो गई 3, और एम के लिए कितनी? 1 और 3 4, 4 और 5 9, और एम के लिए कितनी हो गई? तो वैल्यू तो 3 है ना, 1 2 3, 3 सेल है भाई। भाई यही है ना, 3s 3p 3d, सब शेल तो 3 है। अब देखो ये कंफ्यूजन बना रहेगा, ये तो एंड तक बना रहेगा आपको कंफ्यूजन, कि आप उसका नंबर देखो या उसकी गिनती गिनोगे। गिनती गिनोगे तो 3 सब शेल है, नंबर देखोगे तो 0 1 2 ही है। यही कह रहे हो ना? तो ये समस्या तो बनी ही रहेगी आपके साथ। हाँ बोलो, क्या करे हिमांशु? हाँ तो 3 ही है ना, 0 1 2 में तो 3 ही बच्चे हैं, 0 1 2। आप गिनती गिनोगे तो 3 है, आप नंबर देखोगे तो 2 तक ही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा, कंफ्यूजन बना हुआ है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 0 1। और इसके लिए एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो इफ एल इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, देन एम इज इक्वल टू, इसके लिए तो 0 ही हो गया, इसके लिए -1 0 +1, और इसके लिए कितना हो गया जी? -2 -1 0 +1। यानी कि क्या कह सकता हूं कि शेल नंबर एस में एम की वैल्यू एक ही होती है, सब शेल एस में एम की वैल्यू एक ही होती है, इसका नंबर होता है 0। पी में होती है -1 0 +1, यानी कि 3 होती है, और डी में -2 -1 0 +1 प्लस। क्या कहता है दोबारा देखो, कहता है कि एस में तो एक ही सबशेल, एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 है, और डी में 5 है। 1 2 3, क्या ये समझ रहे हैं हम कि डी सबशेल का नंबर कितना है? 2 है, तो -2 +1 0 +1 +2। दोबारा समझेंगे कि शेल नंबर, सबशेल नंबर 2 में, सबशेल नंबर 2 है यानी कि डी है, डी में 5 ऑर्बिटल हैं। अनुज, अनुज समझ में नहीं आएगा? जशिका,
देखो, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, और डी में 5। असल में क्या हुआ ना, पिछले 2 हफ्ते से 2 संडे को क्लास हो गई मिस। तो बच्चों को लग रहा है कि मैं सीरियस टीचर नहीं हूँ। बच्चों की गलती क्या है? नहीं, कल बढ़ जाएंगे, ऐसा होता रहता है। ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, ज्यादा तो थोड़ी लंबी क्लास नहीं लेंगे आज। 40-30 मिनट में खत्म कर देंगे, कल की क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, कल तक बच्चे आ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, बच्चों को लग रहा है अब एक ही क्लास हो रही है हफ्ते में, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। क्यों हिमांशु, ऐसा ही है ना? या देखो, ऑनलाइन क्लासेस है, इसी का ऐसा ही होगा इसमें। अब इसमें क्या है, बच्चे को अपनी लगन चाहिए। अब वो लगन तो मुश्किल है। ये तो होगा ही। इसका एक ही इलाज है, पता है क्या इलाज है हिमांशु? इसका इलाज ये है कि हम लोग बच्चे बढ़ाते रहें। कुछ बढ़ाएंगे, उसमें से कुछ कमिटेड बच्चे रुक जाएंगे, बाकी जो बच्चे कमिटेड है चले जाएंगे। भाई, अगर आप लोग बच्चे बढ़ाते रहेंगे तो कुछ बच्चे टिक जाएंगे। क्यों एसी का? भाई, आपकी क्लास में कुछ बच्चे तो होंगे ही। कुछ को बढ़ाते रहो बस। तो ये सब तो होगा ही। इतना अगर आसान होता तो फिर तो हर कोई कर ही लेता। क्यों हिमांशु? इट्स टफ। तो 40 बच्चों की क्लास में 4 बच्चे बच गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 10 लाख बच्चों में 10,000 सीटें आएंगी। तो क्या रेशियो निकला हिमांशु, निकालना एक बार। 100 में 1 का रेशियो निकल गया क्या? और उसमें भी समझ लो कि अगर आपको 10,000 में आना है तो आपको तो 9,90,000 बच्चों को पार करके आना है। तो इट्स टफ। और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा मुश्किल तो है। बट ठीक है, आप चिंता क्यों करो, जब हम चिंता नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना? तो ये सब तो होगा यार। इतना आसान अगर कुछ अच्छी चीज पाना हो जाता है हिमांशु। नहीं, अभी देखो तुम्हारे पास तो 12th की, मेरे पास से 3 या 4 चैप्टर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर तो रिकॉर्डेड सेशन है। तो अगर तुम्हें जल्दी रहेगी है ना, तो एग्जाम के उसको देख लेना, 4 क्लास तो रिकॉर्डेड देख लोगे तुम। तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। अगर स्पीड ज्यादा रहनी है, बाकी तो तुम्हें 11th क्लास भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बेसिक तुम्हारे वीक है ना। तो वहां भी मैंने बेसिक कराया है, 12th में कुछ बेसिक कराया है मैंने। तो इसमें थोड़ी गलती मेरी है, क्योंकि लगातार 2 हफ्ते से। अच्छा, मैथ की क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं इसी का? मैथ की क्लास में? और फिजिक्स में? तो ये तो रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका तो एक ही इलाज है कि हम लोग बच्चे बढ़ाएं। क्योंकि बच्चों को रिटेन करना तो मुश्किल है। क्या हिमांशु, तुम्हारा क्या इसमें राय है? अनुज? है ना, ठीक है, तो कोई आइडिया नहीं तो कोई बात, चलने दो। विल फाइंड समथिंग थोड़े दिन में। अरे मैंने तो फिजिक्स आधी केमिस्ट्री करा दी 12th की, 3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे बल्कि उसमें।
ठीक है, सो इट हैपेंस ऑलवेज, और इनफैक्ट इवन आई हैव डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर द मोमेंट। तो ठीक है, चलते हैं थोड़ा दिन में देखते हैं कुछ, we would be able to find any solution if we possible। okay, ठीक है, तो हम लोग ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? तो क्या कहता है कि आपके पास एन आ गया, आपके पास एल आ गया, हमारा फोकस एम पर है। अगर मुझसे पूछता है कि थर्ड शेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स will be there in the third shell। हाँ, तो इसमें 3 हो गई, एक नहीं, 0, 1 और 2, 2 में 5 होंगी, इसमें 3 होंगी, इसमें एक, टोटल कितनी होगी? 9। आगे देख लेते हैं। अगर फोर्थ शेल है तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 1, 2 और 3। तो एम कितना हो गया भाई? ये हो गया 0, ये हो गया -1, -1, 0, +1। तो ये हो गई 1, ये हो गई 3, ये हो गई 5, ये हो गई 7। 7 ही होंगी ना? -2, -1, 0, +1, टोटल होगी 16। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। मान लो एल की वैल्यू 3 है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, हर एक में ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी, 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 एक क्लॉकवाइज एंटी। टोटल इसमें कितने आ गए भैया? ये 7 है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये स्पिन है। एन की वैल्यू में एल आएगा, और एल में एम आएगा, और एम में एस आएगा। एस की वैल्यू क्या होती है? +12 और -12। हर ऑर्बिटल में, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की वैल्यू +12, एक की वैल्यू -12। +12 और -12। ये दोबारा बताऊंगा क्या कहता है, दोबारा समझेंगे। कहता है हर शेल में कुछ सब शेल है,
सबशेल में कुछ ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में कुछ स्पिन है, ठीक है ना जी। अब आपको बताना चाहिए कि शेल में कितनी सबशेल आएंगी और किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल आएंगी और एक ऑर्बिटल में कितनी स्पिन आएंगी। टारगेट क्लियर हो गया हमारा क्या? ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्यों करते हैं? अगर अर्थ है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ सूर्य की तरफ घूम रही है, अगर वो नहीं घूमे तो क्या होगा? तो सूरज उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब दो चीजें हैं और वो दूर दूर हैं और दूर दूर ही बनी हुई हैं, तो उनमें बैलेंस है। वो बैलेंस दो फोर्स का बना है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो सूरज हम पे लगाता है, धरती को अपनी तरफ खींचता है, वो तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण के नियम से आती है, पता है ना आपको। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमने से आती है। देखो, जब भी दो चीज टिकी हुई हैं, ये पेन यहां टिका हुआ है क्योंकि इसको नीचे से धरती खींच रही है, ऊपर से मैं खींच रहा हूं, तभी टिका हुआ ना यहाँ पे। मैं छोड़ दूं तो क्या जाएगा? क्या कहता है कि धरती को सूरज खींच रहा है, किस फोर्स से? सेंट्रीपिटल फोर्स से। एग्रीड? तो धरती को उल्टा कौन खींच रहा है? देखो, जब कोई चीज, दो चीज आपस में घूम रही हैं, वो गुरुत्वाकर्षण हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, या और कोई मैकेनिकल फोर्स हो। ये देखो, जैसे बैग है, इस बैग को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अब यहाँ पर क्या है, मैं ताकत लगा रहा हूं ना। तो मैं जो ताकत लगा रहा हूँ वो सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल्स, टुवर्ड्स द सेंटर। और जब वो घूमती है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है एक्सीलरेशन। मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई चीज घूमती है, अगर स्पीड सेम भी होती है तो सेम स्पीड पे भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए इसलिए उसमें एक्सीलरेशन होता रहता है। जो एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो जब कोई चीज एक्सीलरेशन करेगी तो, और उसमें कुछ मास होगा तो फोर्स लगाएगी। कहना क्या चाहता हूँ कि जब दो चीज गोल गोल घूम रही हैं एक दूसरे के चारों तरफ, तो दो फोर्स लगेंगी, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। अगर एक कमजोर पड़ गई, सेंट्रीपिटल कमजोर पड़ गई, तो धरती दूर भाग जाएगी सूरज को छोड़ के। और सेंट्रीफ्यूगल कमजोर पड़ गई तो धरती को सूरज खींच लेगा। जब तक दोनों का बैलेंस है तब तक धरती घूम रही है सूरज के चारों तरफ। यस। ये समझ में आ गया ना? देखो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, आपको समझ में ये आ गया पहली बात कि किसी भी रिवॉल्विंग पार्टिकल्स में दो फोर्स हमेशा होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों में एक बैलेंस होगा। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया तो या तो चीज अंदर चली जाएगी या चीज बाहर आ जाएगी। घूम रही है ना चारों तरफ, फिर बैलेंस बिगड़ा, या तो अंदर चला जाएगा या बाहर आ जाएगा।
बैलेंस है तो ही रिवॉल्व कर रहा है। एग्रीड? ठीक है। हाँ, अभी आपको क्या काम है? आपका काम क्वांटम नंबर से है 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं सिंबल एम, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं एस। ठीक। किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्या कहता है कि आपके घर का एड्रेस और मेरे घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका गली नंबर सेम हो, मेरा गली नंबर सेम हो, लेकिन मेरा शहर अलग है, आपका शहर अलग है। हो सकता है कि आपका मकान नंबर सेम है, मेरा मकान नंबर सेम है, गली नंबर सेम है, गली नंबर भी शेयर है सेम है, मोहल्ला नंबर सेम है, लेकिन शहर अलग है। तो या तो एन या एल या एम या एस, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर मैच कभी नहीं करेंगे। या तो एन डिफरेंट करेगा, या एल डिफरेंट होगा, या एम होगा, या एस। एटलीस्ट वन। No two electrons, no two electrons can have same set of all the four quantum numbers. क्वांटम नंबर का सेट जो है वो एक तरह का एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि एक एड्रेस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दो नहीं होंगे। अभी दोबारा समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, दोबारा समझाऊंगा। तो एन एल एम एस चार है हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम। और चारों के चार सेट, no two electrons can have same set of all the four quantum numbers. चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। भले ही एक हो जाए, भले ही दो हो जाए, भले ही तीन हो जाए, लेकिन चारों सेम नहीं होंगे। एग्रीड? ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है एन एल एम। मान लो हमने बात करी 1, शेल नंबर 1 में एल कितना होगा? एल तो जीरो ही होगा। एल का नाम जीरो है, एल जीरो नहीं है। एम कितना है? एम भी जीरो है। बट एम का नाम जीरो है, एम जीरो नहीं है। एस कितना हो गया? प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अब इन दो क्वांटम नंबर का देखो, इन दोनों का ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये अलग है। तो चारों सेम नहीं हुए ना? ठीक है, अभी दोबारा देखते हैं। मान लो एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 1। तो एम की वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी क्या होगी? +1 0 -1। तो अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ माइनस हाफ। इसमें कितना है? प्लस हाफ माइनस हाफ। इसमें कितना है? प्लस हाफ माइनस हाफ। सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यू आएंगी, प्लस हाफ और माइनस। देखो दोबारा समझेंगे।
एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको बनाया, सब शेल लगाओगे, सब शेल के लिए फिर आप ऑर्बिटल निकालोगे, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। जैसे मान लो हम बात करते हैं 3p की, तो थर्ड शेल के सबशेल नाम पी की वैल्यू कितनी होती है 1, एल की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3। देखो दोबारा समझेंगे, एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या है एस, इसकी वैल्यू क्या है पी, इसकी वैल्यू क्या है डी। मैंने आपको बोला 3p, तो पी की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई ना, ठीक है जी। तो अब इसके लिए क्या होगा, -1 0 +1, तो ये ऑर्बिटल बन गई। तो इसमें एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी 3p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप निकाल पाओगे, भाई थर्ड शेल है, p है 1, p का l कितना होता है 1, तो m कितना हो गया -1 0 और +1, और हर ऑर्बिटल में आएगी 2 इलेक्ट्रॉन, तो -1 में 2, 0 में 2, +1 में 2, इलेक्ट्रॉन पड़ा 6 इलेक्ट्रॉन। ऋषि का समझ में आई बात, ये ऋषिका को नहीं आई। नाव्या, नाव्या, तो नाव्या तो भी नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये भी एक और बार समझाऊंगा, समझ में आएगा। क्या कहता है, आपका टारगेट ये है कि आप ये बता सको कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या 3d में कितने हैं, या 4p में कितने हैं, या 4s में कितने हैं। तो पहले आपको शेल पता लगानी है, फिर सब शेल पता लगानी है, फिर ऑर्बिटल पता लगानी है, फिर स्पिन पता लगानी है। जब आप स्पिन पता लगा लोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। क्लैरिटी होगी इस बात में, दोबारा से स्क्रीन देखेंगे क्लैरिटी आ जाएगी। भाई कहता है कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, तो फोर्थ शेल में एल की वैल्यू हो गई साहब 0 1 2 और 3, तो एम की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 5 और इसके लिए 7, और एस की वैल्यू, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 में 6 आएंगे, 5 में 10 आएंगे, 7 में 14 आएंगे, तो 2 और 6 8, और ये हो गए 24, टोटल हो गए 32। तो फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन है। ये समझ में आया क्या, दोबारा बताऊंगा, अभी नहीं भी आया तो दोबारा बताऊंगा। कहता है कि जी फोर्थ शेल में एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और 3, एम की वैल्यू क्या होगी,
एम की वैल्यू क्या होगी जी? इसके लिए 1 होगी ना, क्योंकि वैल्यू 0 होगी ना। इसके लिए इसकी -1, 0, +1, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। गिनती कितनी होगी? 3 होगी ना भाई। इसकी कितनी है? -2, -1, 0, +1, 5 होगी टोटल। इसकी -3, -2, -1, 0, टोटल 7 होगी भाई। 7 हो गई ना, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें कितने हो गए? 10, इसमें कितने हो गए? 14। यशिका, समझ में आई बात? क्या ये भाई स्पिन है ना ये तो। अरे हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 में 6 हो गए, 5 में 10 हो गए, 7 में 14 हो गए, तो टोटल कर लो। टोटल हो गए 32। नहीं, हाँ तो इलेक्ट्रॉन तो स्पिन ही है ना। क्या करो? नहीं समझ में आई बात, देखो भैया, फोर्थ शेल की बात कर रहा हूं मैं। तो एल हो गया 0, वो बात नहीं आएगा। तो भैया 0, 1, 2, 3 आ गया, तो ऑर्बिटल कितनी आ गई? अब अगर ऑर्बिटल का नाम नंबर 0 है, तो ऑर्बिटल तो है, गिनती में एक तो आएगी वो। तो अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, +½ और -½ +½ और -½ भाई -½ हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो +½ है, जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो -½ है। तो अब इसमें 2 है ना भाई, इसमें भी तो 2 हैं, इसमें 6 हैं, 3 ऑर्बिटल है ना भाई। 3 ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? -1, 0, +1, तो एक ½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ तो जिसमें अब देखो ना, ये 3 में 6 हो गए ना, भाई 3 में 6 कैसे हुए? 3 में 6 हो गए ना। ऐसे इस 5 में देख लो, ये 5 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, +½ +½ +½ +½ +½ ऐसे भरेंगे। समझ रहे हो? ये ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे नहीं भरेंगे ये। अभी बताऊंगा। आएंगे 10 ही, आएंगे टोटल 10 ही, 10 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। लेकिन भर्ती कैसे करेंगे ये देख लो। पहले सारे क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आप अपने घर में 10 5 आदमी खाना खाने बैठ गए, 5 रोटी आई,
तो हर आदमी को एक एक रोटी मिलेगी पहले। ऐसा नहीं है कि पहले एक आदमी सारा खाना खाएगा, फिर दूसरा खाएगा, फिर तीसरा खाएगा। भाई ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम लेवल पे। इनका देखो ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा, मैं इनको बराबर दिखा रहा हूँ एक लेवल पर। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होगा, पहले सारी हाफ फिल्ड होंगी, फिर सारी फुल्ली फिल्ड होंगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 2 ऐसे एक एक सब में जाएगा, फिर दूसरा सब में जाएगा। थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा और आएगा अगली बार में। ठीक है ना ऋषिका? हाँ बोलो बोलो, तुम बताओ कौन बोलो। डीजेनरेट का मतलब होता है जिन जो एक ही लेवल पर पैदा हुए हैं। डीजेनरेट मीन्स उनके जनरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब उनका लेवल बराबर है। मतलब ये, जैसे घर में 5 आदमी हो, खाना खाने बैठ गए, मम्मी ने 5 रोटी बनाई, तो ये थोड़ी कि एक को 5 दे देगी बाकी सब खाली बैठ रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सब बराबर है माँ की नजरों में, सारे बच्चे बराबर है, सारे घर बराबर है, तो सबको एक एक रोटी मिलेगी, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि वो सब समान प्रेम दिखा रहे हैं। अगर मैं और मेरे पिताजी बैठे, एक रोटी आई तो मैं और मेरे पिताजी आधे से खाएंगे ना शुरू में, तो बाकी बंद क्या आती रहेगी। ऐसे ही करते हैं ना। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनका एन सेम है और एल सेम है। व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? जिनका एन और एल सेम है। तो अगर एन और एल सेम है तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भेदभाव नहीं होगा, पहले सारे सिंगल फील्ड होंगे, फिर सब फुल्ली फील्ड होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, परसों मिलते हैं 2 बजे और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके, चिंता मत करो, कुछ बच्चे बच्चे अपने क्लास से बढ़ा लो। देखो, मुश्किल काम है तो 10% बच्चे ही बचेंगे। हम सब 100 बच्चे ले आएंगे, 10 बच्चे बच जाएंगे। ओके। तो टारगेट इज 10% स्टूडेंट्स। ओके। ऑनलाइन क्लास है, टफ है, और पढ़ना भी आसान नहीं है भाई। ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करें, और जो रिकॉर्डिंग उसको देखते थे, और बाकी देखते हैं। ठीक है, संडे को मिलते हैं 2 बजे। बाय बाय।